नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर बताओ। देखो आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन ये, तो इसका आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी भारत की बहुत पुरानी सिटी है, आज तक ये सिटी बनी हुई है। अगर आपने मगध वगैरह का नाम सुना हो तो वो पुराने नगर तो थे पर वो आज तक नहीं बने हुए, इसीलिए हम उनका नाम नहीं लिखेंगे। कभी आप हड़प्पा लिख के आ जाओ कि सबसे पुराना तो हड़प्पा था भाई, पर हम बात कर रहे हैं कि जो आज तक सिटी बना हुआ है। तो भारत का सबसे पुराना नगर जो है आज के टाइम पे वो है वाराणसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के प्रमुख नोड नगर बताओ। इसमें है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके बाद देखो, दिल्ली के निकट 3 अनुषंगी नगर बताओ। अनुषंगी वगैरह की टेंशन मत लेना आप, जो दिल्ली की वजह से ही डेवलप हुए हैं आसपास, उन नगरों के बारे में बताओ। तो इसका आंसर है गाजियाबाद है, रोहतक है, गुड़गांव है, आप फरीदाबाद भी बता सकते हो। तो ये सारी सिटी किस वजह से डेवलप हुई हैं? दिल्ली के निकट होने की वजह से डेवलप हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 6 मेगा नगर बताओ, यानी कि बहुत बड़ी जो सिटी है उनके नाम बताओ। मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है। ये मेन भारत की कुछ मेगा सिटीज़ हैं, यानी यहाँ पे करोड़ों की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आप कौन से मूल्यों के आधार पर अंतर स्पष्ट कर सकते हो? जीवन शैली, व्यवहार, दृष्टिकोण के आधार पर इन दोनों में अंतर किस प्रकार किया जा सकता है? यानी कि गांव के आदमियों में और शहरों के आदमियों में हमें डिफरेंस करना है, उनकी लाइफस्टाइल का भी, उनके बिहेवियर का भी, उनकी सोच का भी, हर एक चीज़ हमें इसमें बतानी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पहले पूछा भी गया है। तो देखो इसका आंसर, जीवन शैली, व्यवहार तथा दृष्टिकोण के आधार पर इन दोनों में अंतर किए जा सकते हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, यानी कि कम मूवमेंट करते हैं, वो शांत जीवन जीना पसंद करते हैं, अपने ही एरिया में वो रहते हैं। इनमें सामाजिक संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं, यानी गांव के लोगों के जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो सोसाइटी में घुल मिल कर रहते हैं और सभी गांव के लोग आपस में बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ये अपने काम धंधे साधारण तकनीकों के द्वारा पूरा करते हैं। गांव के लोग बड़े ही सिंपल मशीनरी वगैरह जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो सिंपल मशीनों का यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपने लाइफस्टाइल चलाते हैं। इनके जीवन की गति धीमी होती है, यानी कि इनकी लाइफ जो है वो स्लो होती है, अपना खेती वगैरह करके ये लोग खुश रहते हैं। अब देख लो नगरीय जीवन की। नगरीय क्षेत्रों में लोगों का जीवन जटिल व तेज होता है, लाइफ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और फास्ट होती है। सामाजिक संबंध औपचारिक और दिखावटी होते हैं, सोशल रिलेशंस की कमी पाई जाती है। आप देखते हो ना, फ्लैटों में रहने वाले आदमी एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में कोई किसी को जानता नहीं, और वहीं गांव में किसी की शादी हो तो पूरा का पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता है शादी में। त्योहारों पर, गांव के किसी भी फंक्शन में सारे गांव के लोग एक साथ दिखते हैं आपको, तो उनमें कितना प्यार प्रेम भाईचारा होता है। शहरों में ऐसा नहीं होता। इनकी पारिस्थितिकी तथा प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों से उन्नत होती है, यानी इनका जो एनवायरनमेंट है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत डेवलप होती है गांव के कंपैरिजन में, अगर आप शहर वालों की बात करो तो ये बेसिक अंतर है गांव के लोगों में और शहर के लोगों में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का वर्णन करो। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी किया था। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे ये थोड़े लॉन्ग टाइप में दिया गया है आपको, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में आपसे पूछ सकते हैं इसको, आपको पॉइंट्स वही लिखने हैं, ठीक है, बस थोड़े से इलेबोरेट करने हैं आपको। तो देखो इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे। भारत में कई प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, यानी कई तरह के जो है गांव पाए जाते हैं। इनके आकार, आकृतियों तथा अभिन्यास में स्पष्ट भिन्नता मिलती है, यानी इनकी साइज, शेप, हर चीज़ अलग अलग होती है। मोटे तौर पर भारत में 3 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। पहला है केंद्रीकृत बस्तियां, यानी कि गुच्छित बस्तियां, यानी जहाँ पर गाँव के घर बिल्कुल पास पास में हों। इन बस्तियों में सहत खंड पाए जाते हैं, इसका मतलब है बहुत पास पास घर पाए जाते हैं। घर को 2 कतारों की संकरी तंग गलियां पृथक करती हैं, यानी घर जो हैं उनको बिल्कुल पास पास बनाया जाता है, तो घर की कतार बहुत संकरी होती है, यानी कि बहुत नैरो होती है। अब अगर घर पास पास होंगे तो गलियां कैसी होंगी, गलियां भी नैरो होंगी। ऐसी बस्तियों में तंग गलियां भी होती है, जैसे अपने बाजार वाला एरिया देखा हो, कहीं पे मार्केट वगैरह में ऐसा ही हो जाता है ना कि बहुत ही तंग गलियां हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, घर ज़्यादा बन जाते हैं। इनका अभिन्यास प्राय रेखिक, आयताकार तथा एल आकृति वाला होता है। ये रेखिक शेप में भी हो सकती हैं, चौकोर आयताकार शेप में भी हो सकती हैं और एल की आकृति वाली भी हो सकती हैं। घर पास पास बने होते हैं, यानी घर बिल्कुल पास पास होते हैं इसके। ये बस्तियां उपजाऊ मैदानों,
अब होती कहाँ कहाँ पे है ये देख लो आप। जहाँ पर ज़्यादा अच्छी मिट्टी होगी, ज़्यादा पानी वगैरह होगा, सारी फैसिलिटीज़ होंगी, वहीं पर तो ऐसी बस्तियाँ बनेंगी जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो। जनसंख्या उसी एरिया में तो होगी जहाँ पर फैसिलिटीज़ सारी मिलती हों। तो ये बस्तियाँ कहाँ पर हैं? उपजाऊ मैदानों में, शिवालिक घाटी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती हैं। ये बस्तियाँ राजस्थान, बुंदेलखंड, नागालैंड में पाई जाती हैं। ठीक है, इस एरिया में मिलती हैं। उसके बाद है अर्धगुच्छित बस्तियाँ, यानी कि जो थोड़ी कम हो, यानी जहाँ पर थोड़े कम लोग रहते हो, घर थोड़े दूर दूर बने हों। इसमें भी बहुत सारे घर होते हैं, पर गुच्छित वाली बस्ती से इसमें थोड़े कम लोग रहते हैं। इन बस्तियों में एक केंद्र के चारों ओर छोटे आवास मुद्रिका के रूप में बिखरे होते हैं, यानी कि एक बस्ती के आसपास बहुत सारे घर खुले खुले इसमें बने होते हैं। प्राय किसी बड़े गांव सहित के विखंडन के परिणाम स्वरूप ये बस्तियां बनती हैं, यानी अगर कोई बड़ा गांव टूट जाता है तो फिर ऐसी बस्तियां बनती हैं। प्राय भूस्वामी तथा प्रभावशाली लोग गांव के केंद्रीय भाग में रहते हैं। फिर वही बात, पावरफुल लोग गांव के सेंटर में रहते हैं, जबकि समाज के निम्न वर्ग के लोग गांव के बाहरी भाग में रहते हैं, और जो लोअर क्लास है गांव की, वो गांव के बाहरी एरिया में रहते हैं। अब कहाँ पे मेनली पाई जाती है ये? तो गुजरात के मैदान में ऐसी बस्तियाँ व्यापक रूप से पाई जाती हैं। एग्जाम्पल आप याद रखना कि गुजरात में ऐसी बहुत सारी बस्तियाँ हैं। तीसरा देखो, पूर्वे वाली बस्तियाँ। कभी कभी बस्ती एक दूसरे से अलग इकाइयों के रूप में होती है तथा स्पष्ट दूरी पर होती है, यानी थोड़ी दूर दूर होती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें पल्ली, नगला, ढाणी आदि स्थानीय नामों से जाना जाता है। अब पूर्वे वाली बस्ती कह लो, आप पल्ली बस्ती कह लो, इसका मतलब वही है कि जाति के आधार पर अलग अलग एरिया बटा होना गांव में। तो गंगा के मध्यवर्ती और निचले मैदान, यानी जो हरियाणा वाला एरिया है, यूपी वाला एरिया है, इस एरिया में ऐसे गांव हमें देखने को मिलते हैं जहां पर जाति के आधार पर अलग अलग एरिया बटा होता है। गंगा के मध्यवर्ती और निचले मैदान का मतलब यही वाले राज्य हैं। छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में प्राय ऐसे गाँव मिलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी और हिमालय वाले एरिया में भी हमें ऐसे गांव देखने को मिलते हैं। अब देखो फोर्थ, परिक्षिप्त बस्तियां। ये छोटे छोटे हैमलेट आकार के बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरे होते हैं, यानी कि सिंपली ये दूर दूर बने हुए घर होते हैं, परिक्षिप्त होते हैं। इन बस्तियों में केवल कुछ घर ही होते हैं, यानी बहुत कम घर होते हैं। ये बस्तियां वनों में झोपड़ियों के समूह के रूप में मिलती हैं, यानी जंगलों में जो हमारी झोपड़ियाँ होती हैं अलग अलग बनी हुई, मेनली ऐसे घर होते हैं परिक्षिप्त बस्तियाँ। जब घर बहुत दूर दूर हो तो वो क्या होगी? परिक्षिप्त हो गई। ऐसी बस्तियाँ छोटी पहाड़ों पर, खेत या चारागाहों के निकट मिलती हैं। ये बस्तियाँ मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो मेनली पहाड़ी एरिया में, तो मेघालय वाले एरिया में, उत्तरांचल वाले एरिया में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे पहाड़ होंगे या जंगल होंगे, ऐसा एरिया होगा तो घर अपने आप ही दूर दूर बनेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम हैमलेटेड सेटलमेंट्स या परिक्षिप्त बस्तियाँ, जब घर बहुत दूर दूर बने हों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अभी आपने जो गाँव की बस्तियों के प्रकार पढ़े हैं वो क्यों है ऐसा, कहीं पर कम घर क्यों है, कहीं पर ज़्यादा घर क्यों है, तो उसके क्या क्या रीज़न है। भारत में ग्रामीण बस्तियों के आकार, आकृति, प्रकार आदि में स्पष्ट विभिन्नता दिखाई देती है, यानी अलग अलग होती है बस्तियाँ सारी, शेप में, साइज में, हर चीज़ में। अब देख लो इसमें पहला पॉइंट, भौतिक कारक। बस्तियों के प्रकार प्राय भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल चीज़ें, जैसे कि नदियाँ, पहाड़, झरने, जिनको आप देख सकते हो, तो भौतिक चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उच्चावच, यानी कि कहाँ पे ज़मीन ऊंची है, कहाँ पे नीची है, ये सारी चीज़ें इसको डिसाइड करती हैं। ऊंचाई यानी कि हाइट डिसाइड करती है। अपवाह तंत्र मतलब नदियाँ, अपवाह तंत्र का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो नदी वगैरह है, नदी, नहर, ये सारी चीज़ें। भौम जल स्तर यानी ज़मीन में पानी कितना है, तथा जलवायु, मौसम। ठीक है, मौसम की वजह से भी ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। एवं मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी। तो भौतिक कारण में ये सारे आपको याद रखने हैं, उच्चावच, ऊंचाई, अपवाह तंत्र, भौम जल स्तर, जलवायु, मृदा, ये सारे के सारे क्या हैं? भौतिक कारक हैं। जहाँ पर पानी कम होगा वहाँ पर जनसंख्या अपने आप ही कम होगी। शुष्क प्रदेशों में पानी की कमी के कारण प्राय मकान तालाब के चारों ओर बनाए जाते हैं। बस्तियां प्राय संहित प्रकार की होती हैं। अब पूरे एरिया में पानी ही नहीं है, कहीं पे कहीं एक तालाब है, तो अधिकतर लोग कहाँ पर रहेंगे? जाकर उस तालाब के पास ही रहेंगे ना। तो उस तालाब के पास क्या हो जाएगा? बहुत सारी भीड़ हो जाएगी, बाकी एरिया खाली पड़ा रहेगा। तो एक पैटर्न बन गया ना बस्तियों का। यही कह रहे हैं कि अलग अलग हिसाब से भौतिक कारणों की वजह से बस्तियों के अलग अलग प्रकार बन जाते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक कारक, यानी कल्चर भी प्रभाव डालता है इसमें। मान लो जैसे गांव है, उस गांव का कल्चर है कि जो गांव की मेन जाति है वो तो गांव के बीच में रहेगी, बाकी जातियां गांव के बाहर रहेगी, तो उससे भी तो गांव का एक अलग पैटर्न बन गया ना। तो सांस्कृतिक कारण भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं।
इनमें जनजातीयता, संप्रदाय, जाति वर्ग बस्तियों के अभिन्यास पर प्रभाव डालते हैं। वही कह रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय, जातियाँ बस्ती के बनाने पर प्रभाव डालती हैं। प्राय गांव के मध्य में भूस्वामियों के मकान होते हैं। जो गांव के बड़े जमींदार होते हैं उनके घर गांव के सेंटर में होते हैं। इसके चारों ओर नौकरी चाकरी करने वाली जातियों के मकान होते हैं। ठीक है, और उसके चारों ओर कौन से घर होते हैं? नौकरी चाकरी करने वाले लोगों के घर। आज भी ऐसे गांव देखने को मिलते हैं। उसके बाद सबसे लोअर काम करने वाले लोग आते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं। तो हरिजनों के मकान गांव की सीमा पार बस्ती से दूर स्थित होते हैं। तो गांव के बिल्कुल बाहर बनाए जाते हैं ऐसे लोगों के गांव जो कि साफ सफाई वगैरह का काम करते हैं। इस प्रकार का गांव कई सामाजिक इकाइयों में खंडित होता है और इस प्रकार के गांव जो है अलग अलग सामाजिक यूनिट में बने होते हैं। इससे क्या होगा? गांव की शेप और साइज सब कुछ बदल जाएगा ना। तो सांस्कृतिक कारण भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं किसी बस्ती को बनाने में। तीसरा है ऐतिहासिक कारक, यानी कि पुराने टाइम से जो चीज़ें चली आ रही है उनकी वजह से। मान लो किसी ने अटैक किया था, उस वजह से उस टाइप के गांव बसे, या पुराने टाइम पे लुटेरे वगैरह होते थे तो उनसे बचने के लिए बहुत सारी बस्तियां बसाई जाती थी। तो ऐतिहासिक रीज़न से भी अलग अलग टाइप के गांव बने होते हैं। उत्तरी भारत के मैदानों में भारी आक्रमण होते रहे हैं। इन आक्रमणों से बचने के लिए प्राय संहित बस्तियां पाई जाती हैं, यानी लोग पास पास रहना पसंद करते थे क्योंकि बहुत सारे अटैक वगैरह होते थे पहले के टाइम पे। तो हम देखते हैं हमेशा कि उत्तर भारत के जितने भी मैदान हैं यहाँ पर गांव जो हैं वो बहुत पास पास मिलेंगे आपको। लुटेरों से सुरक्षा पाने के लिए भी संहित बस्तियां बसाई जाती हैं। जो पुराने टाइम पे लुटेरे वगैरह होते थे उनसे बचने के लिए बहुत पास पास लोगों ने घर बनाए हैं। तो ये ऐतिहासिक कारण बन गया एक कि उत्तरी भारत में इसीलिए घर पास पास है क्योंकि बहुत पुराने टाइम से लोग ऐसे ही घर बनाते आ रहे हैं। ये हमारे कुछ मेन कारण थे जिनकी वजह से जो बस्तियां होती हैं उनके अलग अलग पैटर्न बन जाते हैं। सांस्कृतिक कारण भी है उसके पीछे, ऐतिहासिक कारण भी हैं, उसके साथ साथ हमारे भौतिक कारण भी हैं, यानी हमारा भूगोल भी है। जिस हिसाब का भूगोल होगा, जैसी ज़मीन होगी, जैसा वहाँ पे पानी होगा, जैसा मौसम होगा, जैसी जलवायु होगी, उसी हिसाब के वहाँ पर घर आपको मिलेंगे। तो ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा रोल इसमें निभाती है। तो ये कुछ टाइप है जिनकी वजह से अलग अलग टाइप के हमें मकान देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं। चैप्टर में तो हमने सारी चीज़ें पढ़ी ही थी ये। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़।